कोई दामन न कोई घर न ठिकाना यारों, जाने क्या ढूंढने निकला है दीवाना यारों। सबकी आंखों में किया खौफ ने ऐसा कब्ज़ा, लोग सब भूल गए ख्वाब सजाना यारों। बुंदेलखंड के बीहड़ों में जिसने लोगों की आंखों में एक खौफ देखा और फिर उन बियाबान से कहीं धड़कती हुई गज़ल को अपने में समेटकर जो शख्स दिल्ली आया, पूरे संघर्ष की एक लंबी परंपरा को जीते हुए जिसने कविता को जिया, जिसने साहित्य को जिया, उस शख्स का नाम होता है विवेक मिश्र। बहुत बारीक बारीक से एहसास जिसकी लेखनी ने कागज़ पर उकेरे हैं, वो कभी माटी का गुंबद बनकर कविता के रूप में हमारे सामने आए, तो कभी उस शख्सियत को दुनिया एक समंदर की तरह नज़र आने लगी और उसकी सारी गज़ल गोई उस समंदर में समा गई। बाम्बियों के सूनेपन को देखते देखते उस बदरंग सी ज़मीन में से कुछ रंग विवेक मिश्र की जहन में उतर आए, जिससे उस आदमी के भीतर की कला इकट्ठी हुई और वो एक कला समीक्षक के रूप में सामने आए। और कला और कविता का ये समावेश उनको एक ऐसे मकाम पर लेकर आया जहाँ बोल उठे हैं चित्र जैसी अनमोल कृति उस आदमी ने हमारे सामने रखी, जिसमें देश भर के जाने पहचाने कलाकारों की तूलिका से बने हुए चित्र हैं और साथ में विवेक मिश्र की लेखनी से लिखे हुए शब्द हैं। ये संयोग आप लोग जब कभी देखेंगे आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर जो आदमी झांसी और दिल्ली के बीच के सामंजस्य को बैठा सकता है, वो आदमी भाषाओं में भी नहीं बंध पाया और उनकी बेहतरीन रचनाओं का अनुवाद अमृता बेरा जी ने किया, जो जानी मानी गज़ल गायिका हैं, संगीत और कविता दोनों जिनके जहन में बसती हैं। उस अनुवाद को लेकर जब विवेक आगे चले तो उन्हें लगा कि कविता उन्हें नहीं बांध कर रख सकती और वो गद्य में आए। और आज ये आपको जानकर खुशी होगी, उनकी कहानियाँ हनिया तथा अन्य कहानियाँ के नाम से एक संग्रह में संकलित हुई और देश भर में उनकी कहानियों को लोगों ने सराहा और पसंद किया। शब्द दर शब्द अपने आप को परखते हुए विवेक आज उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां लोग उनको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। देश भर की पत्र पत्रिकाओं में, देश भर के समाचार चैनलों में, टेलीविज़न चैनलों में विवेक कविता पाठ कर चुके हैं। विवेक अपनी शब्द, अपनी संवेदनाएं लोगों तक पहुंचा चुके हैं। आइए आज हम आपका तारुफ कराते हैं इस अद्भुत रचनाकार से, जिसने हर शब्द में जीने वाली संवेदना को महसूस किया है। आज उनकी कविताओं का आप रसास्वादन करेंगे और साथ साथ उनकी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगी अमृता बेरा जी, जिनको केवल एक अनुवादक कह देना नाइंसाफ़ी होगी, जिनके भीतर कविता बसती है, जिन्होंने कविताओं के साथ उतना इंसाफ किया है जितना विवेक ने उनको जीते समय, लिखते समय किया। आइए हम सुनते हैं इन दो रचनाकारों को एक साथ। शायद यहाँ पर ये बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि विवेक ने जिन कविताओं को लिखा, कहा यह जाता है तकनीकी रूप से हम यही कहेंगे कि अमृता जी ने उनका अनुवाद किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि अमृता जी ने उन कविताओं का पुनर्लेखन किया है। भाषा बदल गई संवेदना को जीवित रखते हुए। आइए इन दोनों रचनाकारों से आपका तारुफ कराते हैं। आपके बीच विवेक मिश्र और अमृता बेरा जी। नमस्कार, मैं विवेक मिश्र आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताओं के साथ। मेरे साथ हैं अमृता, जिन्होंने मेरी कुछ कविताओं का अनुवाद किया है जो लाइट थ्रू अ लेब्रिंथ के नाम से प्रकाशित हुई हैं राइटर्स वर्क्स ऑफ कैलकाटा से। पहली कविता जो मैं आज यहाँ रखता हूँ, कविता का शीर्षक है शीतलहर। दिल्ली में शीतलहर और प्रशासन के इंतज़ाम गरीबों के लिए, कि दिल्ली में शीतलहर और प्रशासन के इंतज़ाम गरीबों के लिए लिखा लेख मैंने कल रात रज़ाई में बैठकर। सुबह कोहरे में असली चमड़े की जैकेट पहनकर गले में मफलर लपेट जा रहा था अखबार के दफ्तर। कई तरह के रंग बिरंगे ऊनी स्वेटर छूते रहे बस में मुझे। बस से उतरा तो चाय की दुकान से उठती भाप बड़ी भली सी लगी। वहीं कुछ आगे चला तो फुटपाथ पर गुनगुनी धूप के पसरने से पहले कोई सिकुड़ने की सीमा से ज्यादा सिकुड़कर निढाल हो फैल गया था जाड़े से निश्चिंत। वह हाथ पांव पसारे मुंह खोले सोया था, मक्खियां जाती थी भीतर बाहर बेरोक टोक। मरा भी था एन अखबार के दफ्तर के सामने, कि मरा भी था एन अखबार के दफ्तर के सामने व्यंग की समाप्ति सा
एलन सेली विंटर कलेक्शन के बोर्ड के नीचे। कि मरा भी था एन अखबार के दफ्तर के सामने, एलन सेली विंटर कलेक्शन के बोर्ड के नीचे मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी फिर गई। पल भर में लू चलने लगी, जून जैसी गर्मी ठंड के मौसम में, और मैं पसीना पसीना और मैं पसीना पसीना। इस कविता का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद रखेंगे अमृता। Cold wave in Delhi and measures taken by the government for the poor. Wrote an article last night in the warmth of my snug quilt. In the foggy morning, I put on my real leather jacket, tossed muffler round my neck, and started for my newspaper office. On the bus ride to the office, many colorful sweaters kept brushing against me, and I felt cocooned. As I alighted, rising steam of brewing tea from the opposite tea stall gave me a tepid feel. A few steps ahead, on the pavement, before the mellow sunshine could spread on it, someone cringed beyond the limit, lay sprawled unperturbed by the chill. He lay there, his mouth agape, where the flies entered and came out unhindered. A shudder ran through me. In a flick second, I could feel a blow intense in heat, like of summers of June. Ha! Like a picture of satire, he lay dead in front of the newspaper office, right below the hoarding of Ellen Solly's winter collection. In the icy chill of the winter, I stood sweating.